पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पे जो भी कुछ हो रहा है, अगर कहीं मुसलमान सुरक्षित है और खुले रूप में गुंडागर्दी करने के बाद, खुले रूप में मजहब का इस्तेमाल करके मेजॉरिटी को डराने के बाद भी, और जिन लोगों ने इस देश को लूटा है, जिन लोगों ने इस देश की असीमता को लूटा है, उनके साथ खड़े होने के बावजूद भी इस देश की मेजॉरिटी ने कभी सड़कों पर वो नहीं किया जो वो कर रहे हैं। लिहाजा जिसे आप मेजॉरिटी कहते हैं, मैं फिर भी कहता हूं, बहुत धमकियां मत दो। एक आदमी है हैदराबाद में, उसे बहुत शौक है, जाने क्या क्या धमकियां देता रहता है। छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने, अजीब गरीब सोच का आदमी है भाई। वो समझता है कि हैदराबादी पूरी दुनिया है, बार बार दिल्ली को गाली देता है। एक रामपुर में है, एक आसाम में है, ऐसे कई सारे जोकर इस देश में हैं। और कश्मीर में तो पूरा कश्मीर है, क्योंकि उनके पास संविधान है, क्योंकि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, क्योंकि जन्नत में हैं। ये धमकियां देने वालों को अगर भारत के बदलते स्वरूप को समझ नहीं आ रहा है, तो वो भविष्य की सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। मैं उनको किसी को चेतावनी नहीं देता, क्योंकि ये चेतावनी देना, ये धमकी देना बौने और डरपोक लोगों का काम है। मैं उनको मशवरा बार बार देता हूं, क्योंकि उनके बीच में पैदा हुआ हूं, और जो मुल्क बना था मजहब के नाम से, वहां 12 साल नौकरी की है। सजेशन है मेरा उनको, अब दोबारा धमकी मत देना। एक महिला ने शपथ लेने के बाद 2 बार धमकी दी। वो ये समझ रही थी कि 2014 में तो एक ही आदमी को भेजा था आपने, उन्होंने कहा हम इसे अकेला समझ के घेर लेंगे। दिल्ली में हमारे बड़े चाटुकार लोग बैठे हैं, मीडिया में बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, रॉ में हैं, पुलिस में हैं, हम इसे घेर लेंगे। लेकिन 2019 में अब जिनके सामने धमकियां दी जा रही थी, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपनी बात में लाग लपेट नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि कह देना चाहिए। यह वजह इसकी यह थी कि 2014 में जो नंबर 2 थे, वो कड़ी निंदा करते थे। उन्होंने लगा कड़ी निंदा कर दो, क्या फर्क है, खत्म बात, कड़ी निंदा कर दी हमने। 5 मरे हैं आज भारत में, कड़ी निंदा करता हूं। कश्मीर में 2 आतंकवादी आ गए, कड़ी निंदा करता हूं। लोग डर गए, ये कड़ी निंदा है क्या? और देश थक गया इस कड़ी निंदा से। उनका ये कड़ी निंदा हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा। लेकिन लोगों ने इसको समझा कि ऐसे ही रहेगा, ये कड़ी निंदा ही नहीं करता। निंदा शब्द इसकी डायरी में ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि चाहे हैदराबाद हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, लोगों को समझना चाहिए सिर्फ निजाम नहीं बदला है। ध्यान रही क्या, निजाम वही है, निजाम को चलाने वाले बदल गए हैं। लिहाजा जो धमकियां दे रहे थे, वो अब कह रहे हैं हमें छोड़ दो, आजाद कर दो। हम अब कुछ भी नहीं कहेंगे, एफिडेविट लिखवा लो हमसे, छोड़ तो दो कम से कम। वो कह रहे नहीं छोड़ेंगे अपनी मर्जी से, अभी कुछ दिन और रहिए आप अंदर। तो जब आप
सत्ता का परिवर्तन करते हैं, यह एक छोटा सा बदलाव होता है। लेकिन सत्ता के परिवर्तन से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए क्या है? सत्ताएं तो पहले भी बदली, एक से एक कलाकार आया, उनकी कलाकारी के इतने गुणगान हैं कि समझ नहीं आता। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे आर्मी के लोग भी बैठे थे, रॉ के लोग भी बैठे थे, लोग अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो सो चुके थे, उनको उठाया गया। तो जब वो जगे होंगे तो क्या समझते होंगे, जब सोए थे तो क्या समझा होगा मुझे पता ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री थे। इस देश की राजनीति ने इतने बड़ी पुरानी संस्कृति और इतने बड़े देश पे ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया जिनका नाम लेने में मुझे शर्म आती है। दुनिया क्या सोचती होगी कि 130 करोड़ लोगों में से कुछ भी ऐसे लोग नहीं हैं जो इस देश की महान संस्कृति के इतने महत्वपूर्ण पद के ऊपर, उसकी कुर्सी के लायक तो लोग तो चुनते कम से कम। बौने बैठ रहे थे आपके, और आपने यह रियलाइज नहीं किया। जो दुनिया आपको 5000 साल पुरानी सभ्यता से देखती है, उसी दुनिया ने 2014 के चुनाव के बाद दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने, आप उनको कुछ भी कहें, वो लोग आए, आप पे रूल किया, लेकिन आपके देश की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की उन्होंने। रूल करने आए थे, वो रूल किया उन्होंने। उसी दुनिया के एक बड़े अखबार ने, क्योंकि आपके यहां तो अखबार बेकार लोग चलाते हैं, अखबार का एजेंडा ही कुछ और है। वो अगर उनका बस चले तो कोई पार्टी बना ले मिलके और चुनाव भी लड़ लें और अपना प्रचार अपने आप ही कर लेंगे वो। मैं भी उससे लंबे समय तक रहा हूं। हमारे यहां ये ईमानदारी बात कहने की हिम्मत नहीं किसी ने, क्योंकि जब आप किसी बात को कहते हैं और जब ये नफा नुकसान तोलते हैं कि ये कहने से फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, तो सच मानिए कि वो बात कभी सच नहीं हो सकती। अमेरिका के एक अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 2014 के बाद अपने एडिटोरियल में लिखा कि 1947 के बाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। तो यहां डिबेट इस बात पे तो नहीं हुई कि क्या बात लिखी है भाई, यहां डिबेट इस बात पे लिखी कि ये कैसे लिख दिया, भारतीय सरकार तो पहले भी थी। बड़े दिन बाद समझ में आया कि भारतीयों की जो भाषा है, भारतीयों का जो अनाड़ीपन है, वो लोग चाय में आधी चम्मच चीनी नहीं डालते हैं, वो बैड टी नहीं पीते, वो बैड टी पिलाते हैं। लिहाजा जिस संस्कृति से जिस आदमी को आपने भेजा, उसके चलने फिरने, उठने बैठने, बात करने, हंसने में सब में भारतीयता नजर आती है। तो लोगों को चिंता हुई कि अगर भारतीय बैठ गया तो इस भारत के पुरुषार्थ को वो खड़ा कर देगा, और अगर पुरुषार्थ भारत के लोगों में जगा दिया इसने, तो 70 साल में जो हमने राजनीतिक सत्ता प्राप्त की है, जो अरबों खरबों रुपया बनाया है, वो हमारे पास नहीं रहेगा। तो हम माने या न माने, दुनिया आज भी आपको 5000 साल पुराने संस्कृति के देश से देखती है, आपके उस पुरुषार्थ को जानती है। तो दिल्ली में जो सरकार बैठी, उस सरकार को जिन्होंने भी डराने की कोशिश की, जो सबसे मुश्किल काम था, लोग कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी दो किस्म की है, मैं इसको दो किस्म की मानता हूं, एक अटल जी और आडवाणी जी की, और एक दो इन भाइयों की। क्योंकि अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी, तो वो तो पिछले 70 साल से लिखती थी 370 370 370,
लोग समझ नहीं पा रहे थे कि 370 है क्या। कुछ लोगों ने अपने मकान का नंबर 370 रख लिया। लोग ये नहीं समझ पाए ये 370 कहां है, कैसा है, क्या करें। इस जनरेशन को तो बिल्कुल पता नहीं था और लोगों को असंभव लगता था। लेकिन सरकार से ज्यादा जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, सरकार तो बनी इस देश में, लेकिन यह पहली सरकार बनी। सरकार बनाने के बाद इस समाज ने कहा जिस मैंडेट के लिए भेजा गया है अब हमें वो चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।